हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज हम हमारे कैश मैनेजमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेटेजीज जो कि यूज़ की जाती है कैश मैनेजमेंट के अंदर, उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैश साइकिल का मीनिंग क्या होता है, कैश टर्नओवर रेट का मीनिंग क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनकी मदद से हम कैश को मैनेज करते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके हम ऑपरेटिंग कैश को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ये तीन जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। अभी ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टेक्निकल लग रही होंगी, लेकिन हम इनको बहुत ही सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बात करते हैं हम कैश बजट। हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। कैश बजट से आपको क्या पता चलता है, नेट कैश पोजीशन क्या है फर्म की, वो पता लगता है। यानी कौन से महीने में ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास सरप्लस कैश रहेगा और कौन से महीने में आपके पास शॉर्टेज रहने की संभावना है, ये आपको पता लगता है कैश बजट की मदद से। ठीक है, अब कैश बजट से आपको नेट कैश पोजीशन पता लग गई, लेकिन अब आपको देखना है वो कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी कैश को मैनेज करने के लिए। तो कैश को मैनेज करने के लिए दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। एक है आपका कैश साइकिल और दूसरा है कैश टर्नओवर रेट। ठीक है, इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी मदद से कैश को कैसे मैनेज किया जाता है। पहले आप समझो कैश साइकिल का मीनिंग क्या होता है। देखो, कैश साइकिल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करें तो कैश साइकिल का मीनिंग है वो टाइम पीरियड जिसके लिए आपका कैश ट्रैप्ड रहता है, जिसके लिए आपका कैश टाइड अप रहता है। कैसे? जिसे हमने पहले देखा था कि आपके पास शुरू में कैश होता है, उस कैश से आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो। रॉ मटेरियल फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है कि रॉ मटेरियल पे आपने कुछ काम कर दिया है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से चीज़ बन के तैयार नहीं हुई है। ठीक है, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अब वो गुड्स बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है। फिर मान लो आप उसको उधार में सेल करते हो तो वो आपके डेटर्स बन जाते हैं। फिर डेटर्स से आपको बिल्स रिसीवेबल रिसीव हो गया, यानी बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए वो, और उसके बाद फिर आपके पास कैश वापस आता है। तो ये पूरा साइकिल है। कैश जो है वो रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स और फिर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर आपको कैश वापस मिलता है। ठीक है, तो जितना टाइम आपको लगा यहाँ से लेके और एंड तक पहुँचने में, यानी कैश को वापस रियलाइज करने में, वो टाइम पीरियड ही क्या होता है, कैश साइकिल होता है। यानी मान लो आपको इस प्रोसेस के अंदर 1 महीना लगा है, तो 1 महीना आपका क्या होगा, कैश साइकिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो भी अगर आप देखो तो कैश साइकिल इज द अमाउंट ऑफ टाइम, क्या है, टाइम कितना लगा है वो है किस चीज़ में, जिसके लिए आपका कैश टाइड अप होता है, यानी ब्लॉक्ड रहता है। किस किस के बीच में, रॉ मटेरियल की पेमेंट होने से लेके फाइनल सेल करने के बाद जो कैश आपको रिसीव हो रहा है। यहाँ देखो, रॉ मटेरियल में ट्रैप हुआ ना, और यहाँ से लेके जब आपको फाइनली कैश मिला तब तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो क्या होगा, कैश साइकिल होगा। ठीक है, अब कैश साइकिल को आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो देखो, इसमें दिया है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक आपके पास इन्वेंट्री के रूप में करंट एसेट रहती है, यानी कैश रहता है। देखो, ये कैश आपने रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया। अब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीनों ही इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कि कितने टाइम तक ये आपकी इन्वेंट्री के रूप में पड़े रहते हैं। ठीक है, दैट इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। इसका मतलब है कितने टाइम तक आपके पास इन्वेंट्री के रूप में वो सामान पड़ा रहता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो आपने गुड सेल कर दी, उसके बाद देखो ये आपको डेटर्स हुए, डेटर्स से कितने टाइम में आपको कैश मिल रहा है, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है आपको डेटर्स से कैश मिलने में, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि डेटर्स से आपको
कितना टाइम लग रहा है कैश रिसीव करने के लिए, 1 महीना 2 महीना कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं एवरेज अकाउंट्स पेबल पीरियड। अकाउंट्स पेबल क्या होंगे, जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा है उनको आप कितने टाइम में पे करते हो, वो हम माइनस कर देते हैं। क्योंकि देखो हम कैश साइकिल में क्या देख रहे हैं कि अमाउंट हमारा कैश ट्रैप हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आप अकाउंट्स पेबल हैं आपके, यानी उधार में आपने सामान लिया क्रेडिटर्स से, ठीक है, अब उनको आपने पेमेंट अभी नहीं की, आपने 1 महीने के बाद की, तो इसका मतलब क्या है कि 1 महीने के लिए वो कैश आपके पास है, वो कैश ट्रैप्ड नहीं हुआ है। देखो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कैश साइकिल का मतलब है कि आपका कैश कहीं ब्लॉक हो रहा है, वो आपके पास एज ए कैश मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो होगा कैश साइकिल। तो जैसे आपने इन्वेंट्री के रूप में उसको इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो इन्वेंट्री के रूप में आपका कैश वहाँ पे ब्लॉक्ड है। इसी तरह से आपके डेटर्स वगैरह के अंदर वो ब्लॉक्ड है। तो ये तो हो गया, इसमें हम ये दोनों चीज़ें तो ऐड कर देंगे, लेकिन माइनस क्या करेंगे, जो आपके पेबल हैं। पेबल पीरियड क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखो अगर आपने उधार में सामान नहीं लिया होता तो वो कैश आपको देना पड़ता, लेकिन अब वो कैश आपको देना नहीं पड़ रहा, 1 महीने का 2 महीने का आपको टाइम मिल गया, तो इस टाइम के लिए आपका कैश साइकिल कम हो गया ना, क्योंकि आपका कैश ट्रैप नहीं हुआ। अगर ये 1 महीना पहले पेमेंट करनी पड़ती, ठीक है, आप 1 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो 1 महीने का आपके पास कैश 1 महीना और पड़ा है। समझ गए इस चीज़ को आप। तो कैश साइकिल के अंदर हम एवरेज अकाउंट्स पेबल पीरियड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, कैश साइकिल का मतलब है कि कैश कितने टाइम के लिए आपका लॉक हो रहा है। तो लॉक किस में होगा, या तो इन्वेंट्री में होगा या डेटर्स में होगा। तो इन्वेंट्री की एवरेज एज ले ली और डेटर्स की एवरेज एज ले ली, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें तो होगी ऐड, लेकिन जो आपके अकाउंट्स पेबल हैं वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ क्रेडिट का काम कर रहे हैं ना। कैश आपको मतलब आपको देना नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब यही हुआ, तो वो आप माइनस कर दोगे यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगी कैश साइकिल। तो कैश साइकिल आपका डेज में, मंथ्स में, जैसे भी है वो निकल जाएगा। तो कैश साइकिल का मीनिंग क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम जिसके लिए आपका कैश ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला ज़रूर से याद रखिएगा, ये आगे भी यूज़ होगा कैश साइकिल का जो ये फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कैश टर्नओवर रेट की। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक कैश साइकिल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कैश टर्नओवर रेट के बारे में। कैश टर्नओवर रेट का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स कैश जो यूज़ होता है ड्यूरिंग द ईयर। कैसे, जैसे मान लो आप साल भर में 12,000 रुपये यूज़ करते हो बिजनेस के अंदर, ठीक है, और जस्ट सपोज आपका ये मान लो कैश साइकिल जो है वो 2 महीने का है। इसका मतलब क्या है, 2 महीने में आपके पास वो कैश घूम के वापस आ जाता है। कैश साइकिल का मीनिंग यही है ना कि आज आपने 100 रुपये लगाए, तो वो 100 रुपये कितने टाइम के बाद आपके पास रियलाइज़ हो जाएंगे, कितने टाइम में रियलाइज़ होंगे, मान लो 2 महीने में रियलाइज़ होंगे। तो यानी कैश साइकिल आपका क्या हो गया, 2 मंथ का हो गया, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए आप। अब कैश टर्नओवर रेट जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय कैश साइकिल इन डेज, यानी अगर आप मंथ्स लोगे तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय कैश साइकिल इन मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 महीने होते हैं साल में, और डिवाइडेड बाय कर दो आप 2, क्योंकि 2 महीने हम कैश साइकिल ले रहे हैं। तो यहाँ पे कैश टर्नओवर रेट आ गई 6। इसका मतलब क्या है कि साल भर में आपका पैसा 6 बार रोटेट हो जाता है। 6 बार रोटेट होने का मतलब क्या है, यानी देखो आपने पैसा लगाया, 2 महीने में वो आपके पास वापस आ गया, फिर उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर दोगे, 2 महीने में फिर वो पैसा वापस आ जाएगा, फिर वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, 2 महीने में फिर वो पैसा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से 1 साल में कितनी बार रोटेट हो जाएगा पैसा आपका, 6 बार। इसी को हम बोलते हैं कैश टर्नओवर रेट। इसका मतलब क्या है, देखो अब वो एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर साल भर में आपको 12,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, 12,000 रुपये के आपके खर्चे हैं, और 2 महीने का अगर आपका कैश साइकिल है, इसका मतलब 6 बार की टर्नओवर होगी आपकी। कैश टर्नओवर रेट आपका 6 हो गया, 6 टाइम्स। और 6 बार अगर आपका पैसा रोटेट होता है, इसका मतलब आपको 2,000 रुपये रखने की ज़रूरत है। आप 2,000 रुपये रखो, 2 महीने बाद ये 2,000 रुपये मतलब खर्च होंगे और 2,000 रुपये फिर से आ जाएंगे। कैश साइकिल क्या है आपका कि कैश वापस कितने दिनों में आपके पास आ जाएगा। तो ये जो 2,000 रुपये आपने शुरू में लगाए हैं, स्टॉक में आप लगाओगे, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 2 महीने बाद आपके पास फिर से 2,000 आ जाएंगे, फिर आप 2,000 लगाओगे, ठीक है। इस तरह से आप 6 बार 2,000 लगाओगे, तो यानी आपके 12,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है
आप इसको पहले कैश टर्नओवर रेट को समझो। ये 12,000 वाला मैं आपको फिर समझाती हूँ। कैश टर्नओवर का मतलब है कितनी बार आपका कैश रोटेट हो रहा है बिजनेस के अंदर। कितनी बार रोटेट होगा, जितने आपके महीने हैं साल के अंदर डिवाइडेड बाय कैश साइकिल। क्योंकि कैश साइकिल आपको बताता है कि एक बार जो आपने 1 रुपया लगाया है, ये वापस 1 रुपया आपका कितने दिनों में बन रहा है। ठीक है, तो कितने दिनों में बन रहा है? 2 महीने में बन रहा है। अगर मान लो ये 2 महीने में वापस आपके पास पैसा आ रहा है, तो पूरे साल में 6 बार आपका पैसा रोटेट हो जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तो कैश टर्नओवर आप कैसे निकालते हो वो आपने यहाँ पे देख लिया। इस फॉर्मूला को प्लीज़ याद रखिएगा, ये अभी आगे भी यूज़ होगा। ठीक है, तो अब एक बात देखो, कैश साइकिल आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा। देखो कैश साइकिल अगर आपका 2 महीने है तो कैश टर्नओवर रेट आया आपका 6 टाइम्स। अगर मान लो कैश साइकिल को मैं बढ़ा के 3 महीने कर दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर तो 12 ही है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, यानी कैश टर्नओवर रेट क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स। कहने का मतलब क्या है कि कैश साइकिल जितना ज़्यादा होगा टर्नओवर रेट उतनी ही कम होगी। इस चीज़ को समझ गए आप, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है। तो अगर हम कैश साइकिल को बढ़ाएंगे तो टर्नओवर रेट हमारे पास कम हो जाएगी। ओके, अब देखो टर्नओवर रेट कम के ऐसे भी आप इसको देख सकते हो कि जैसे कैश साइकिल पहले 2 महीने था, यानी 2 महीने में आपका पैसा वापस आ जाता था। अब क्या है, आपका कैश 3 महीने के लिए ट्रैप्ड होता है, तो ऑब्वियसली जो टर्नओवर रेट है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब आप कम रोटेट कर पा रहे हो पैसा। ठीक है, ओके, तो अब आप ये चीज़ समझो कि अगर आपको कैश टर्नओवर रेट कम करनी है तो आपको कैश साइकिल बढ़ाना होगा। अगर आपको कैश टर्नओवर रेट बढ़ानी है तो कैश साइकिल कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक बात देखो, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझो कि कैश साइकिल जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कैश टर्नओवर होगा। ये तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। अब अगर जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ही कम आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ये कैसे, जैसे मान लो अब 12,000 रुपये हमने यहाँ पे लिया था कि आपको साल में चाहिए। एक तो आप लो कि आपकी टर्नओवर रेट है 6 टाइम्स, और दूसरा आप लो एग्जाम्पल कि आपकी टर्नओवर रेट है 12 टाइम्स। अगर 6 टाइम्स है यानी आपका पैसा साल भर में 6 बार रोटेट होता है, तो आपको 2,000 रुपये चाहिए। क्योंकि आप 2,000 रुपये लगाओगे, 2 महीने बाद 2,000 रुपये वापस आ गए, फिर ये 2,000 रुपये 2 महीने बाद फिर आएंगे, फिर 2,000 आएंगे, फिर 2,000 आएंगे। इस तरह से 6 बार में आपका पूरा हिसाब होगा, यानी 12,000 रुपये आपको एक साथ रखने की ज़रूरत नहीं है ना। मान लो कैश टर्नओवर रेट आपका 1 टाइम होता, तो इसका मतलब क्या है कि साल में एक ही बार पैसा रोटेट होता है, तो आपको 12,000 रुपये स्टार्टिंग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे साल लग जाता है आपको ये 12,000 रुपये कवर करने में। अगर ये टर्नओवर रेट 2 है, इसका मतलब क्या है, पैसा आपका 2 बार रोटेट हो जाता है, यानी आप 6,000 रुपये रखो, 6 महीने बाद आपके पास 6,000 रुपये फिर आ जाएंगे और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। यानी 12,000 आपको इकट्ठा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टर्नओवर रेट जितना ज़्यादा होगा, मान लो 6 टाइम्स था टर्नओवर रेट, तो हम 2,000 रुपये रख रहे थे। अगर यही टर्नओवर रेट 12 टाइम्स हो जाए, 12 टाइम्स हो जाए, तो क्या है, आपको 1,000 रखने की ज़रूरत है। आप 1,000 रुपये रखो, 1 महीने बाद वो 1,000 रुपये वापस आ जाएंगे, फिर 1 महीने बाद वो 1,000 रुपये यूज़ हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यानी एक टाइम पे आपको 1,000 रुपये ही रखने की ज़रूरत है। समझ गए इस चीज़ को। तो यानी कैश टर्नओवर रेट जितना ज़्यादा होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश आपकी उतनी ही कम होती जाएगी। और अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि हम क्या चाहते हैं, जब हम कैश मैनेजमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कैश कम से कम रखना पड़े। क्यों? क्योंकि कैश के ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप कैश को इन हैंड पकड़ के रखोगे तो उससे आपको कोई रिटर्न तो नहीं मिल रहा है, उससे बेटर है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आप कैश होल्ड करके रख रहे हो तो आप चाहते हो कि कम से कम कैश हमें होल्ड करना पड़े, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो, जो हम यानी कहीं इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं उस चीज़ का हमें कम से कम नुकसान हो। ठीक है, थोड़ा सा आई नो पजलिंग पॉइंट है, बट अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो अब हमने जो 2 टर्म्स देखी ना, कैश साइकिल और कैश टर्नओवर, उसकी मदद से हम करते क्या है, हम ऑपरेटिंग कैश का जो लेवल है वो मिनिमम रखेंगे। क्यों मिनिमम रखेंगे? पहले भी मैंने आपको बताया है कि कैश मैनेजमेंट के अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारे खर्चे टाइमली पूरे हो जाए, लेकिन हम अननेसेसरी कैश होल्ड ना करें। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी कैश अगर हम होल्ड करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है हमारे पास, अगर हम अननेसेसरी कैश होल्ड करके रखेंगे तो उससे हमें
इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते थे उस पर जो रिटर्न मिल सकता था वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने खो दी दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से एक सिलेक्ट करोगे मतलब दूसरा आपने खो दिया। एक जगह आपके पास मान लो 10,000 कमाने का चांस है, एक जगह 20,000 कमाने का चांस है। अगर आप 20,000 कमाने के लिए चले गए तो 10,000 वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास चली गई, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्म अपने पास होल्ड करती है पैसा, तो इसका मतलब वो क्या कर सकती थी, होल्ड करने की जगह कहीं इन्वेस्ट कर सकती थी, और इन्वेस्ट करती तो उस पर कुछ रिटर्न मिलता, लेकिन ये रिटर्न अब नहीं मिल रहा है। तो रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए रिटर्न क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने खो दी क्योंकि आपने पैसा अपने पास होल्ड करके रखा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। ठीक है, क्योंकि कम से कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो यानी कम से कम रिटर्न हम फोरगो करें, कम से कम रिटर्न हम छोड़ें। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम ऑपरेटिंग बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी कम से कम अमाउंट हम रखें कैश की। अब कम से कम अमाउंट कैसे डिसाइड होती है, देखो एनुअल जितना आपका खर्चा होना है, एनुअल जितना आपको कैश चाहिए, डिवाइड कर दो इसको कैश टर्नओवर रेट से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान है, कैश टर्नओवर रेट से आप इसको डिवाइड कर दो। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपने ऑपरेटिंग एनुअल आउटलेज लिए, एनुअल आउटले मान लो यानी आपका साल का खर्चा, वही एग्जांपल लेते हैं हम 12,000 रुपये, और कैश टर्नओवर रेट आपकी है 6 टाइम्स, तो क्या हो गया 2,000 रुपये आपकी ऑपरेटिंग कैश आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको 2,000 का बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। आप 2,000 का बैलेंस लो, 2 महीने में वो कवर हो जाएगा। 2 महीने समझ आ गया ना कहाँ से है। अगर कैश टर्नओवर रेट आपकी 6 टाइम्स है, इसका मतलब कैश साइकिल आपका 2 महीने है, राइट। वही जो फॉर्मूला हमने लिया था उसमें रख के देखोगे तो यानी क्या आ गया, 2 महीने में फिर आपके पास 2,000 आ जाएंगे, फिर 2,000 इन्वेस्ट करोगे, फिर 2,000 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये रोटेट होता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ऑपरेटिंग कैश कम से कम रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी टर्नओवर रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टर्नओवर रेट जितनी ज़्यादा होगी कैश की रिक्वायरमेंट आपकी उतनी ही कम होती जाएगी। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आएगा, है ना। इस हिसाब से जितना आप बढ़ाते जाओगे कैश टर्नओवर रेट, उतना ही आपका मिनिमम ऑपरेटिंग कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाएगी। ओके, तो ये है ऑपरेटिंग कैश कम करने के लिए हम क्या करते हैं। ओके, तो आपको ये समझ आ गया कि कैश टर्नओवर रेट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो कैश साइकिल जितना बड़ा होगा उतना ही टर्नओवर रेट आपकी कम होगी, और कैश साइकिल जितना छोटा होगा उतना ही टर्नओवर रेट आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये समझ गए। अब टर्नओवर रेट बढ़ने का मतलब क्या है, टर्नओवर रेट बढ़ने से आपका मिनिमम ऑपरेटिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ओके, तो अब आप ये समझ गए कि कैश साइकिल आपको छोटा रखना है, क्योंकि कैश साइकिल आप छोटा रखोगे तो टर्नओवर रेट बढ़ेगी, और टर्नओवर रेट बढ़ेगी तो आपको ऑपरेटिंग कैश की बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो कम रखनी पड़ेगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो आपको अब सारा फोकस किस चीज़ पे रखना है कि हमें कैश साइकिल जो है वो कम से कम रखना है, छोटे से छोटा रखना है, यानी कोशिश ये करनी है कि कैश हमारा ज़्यादा टाइम तक ट्रैप ना हो। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को देखो कि हम करते क्या हैं, कैसे हम कैश साइकिल को जो है छोटे से छोटा रख सकते हैं। देखो अगर आपको ऑपरेटिंग कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट कम से कम रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप समझ लो अच्छे से कि आपको कैश साइकिल को छोटे से छोटा रखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैश साइकिल को छोटे से छोटा रखना है। अब छोटे से छोटा कैसे रखेंगे, कैश साइकिल के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहला क्या होता है कि आप इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड लेते हो, यानी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री लेते हो। दूसरा आप कलेक्शन पीरियड लेते हो, माइनस क्या करते हो, जो पेबल का पीरियड है, एवरेज पेबल पीरियड आप माइनस कर देते हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री का पीरियड और जो आपका डेटर्स का पीरियड है, कलेक्शन पीरियड है, ये दोनों आपके ऐड होते हैं, और पेबल का जो पीरियड है वो आपका माइनस होता है कैश साइकिल में। अब देखो आपको कैश साइकिल को रिड्यूस करना है, छोटा करना है, तो छोटा कैसे करोगे, इन्वेंट्री का साइज छोटा करो, राइट। इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री की जो एज है उसको कम करो। इसी तरह से आप कलेक्शन पीरियड को कम करो और पेबल पीरियड को बढ़ाओ, तो आपका क्या होगा, कैश साइकिल छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, कैश साइकिल का मीनिंग क्या है, इन्वेंट्री की एज प्लस में जो कलेक्शन पीरियड है वो
माइनस में पेबल पीरियड। ये फॉर्मूला आप समझ गए थे, पहले हमने डिस्कस किया था। अब हमें कैश साइकिल को छोटा करना है, तो इन्वेंट्री की एज को कम करो, कलेक्शन पीरियड को छोटा करो और पेबल पीरियड को बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा, आपका कैश साइकिल छोटा हो जाएगा। यही 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि आप अकाउंट पेबल को स्ट्रेच करो, यानी कि पेबल पीरियड को बढ़ाओ, एफिशिएंट इन्वेंट्री प्रोडक्शन मैनेजमेंट करो ताकि आपकी इन्वेंट्री की एज कम से कम हो, और स्पीडी कलेक्शन करो अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का स्पीडी कलेक्शन करोगे तो आपका कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा। यानी कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि डेटा से आपको कितने टाइम में पैसा रिसीव हो रहा है, तो ये आप करोगे तो यहाँ से आपका जो कैश साइकिल है वो छोटा हो जाएगा। कैश साइकिल छोटा होगा तो टर्नओवर रेट बढ़ जाएगी, टर्नओवर रेट बढ़ेगी तो कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो कैश साइकिल का आई होप मीनिंग आपको क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि हमें कैश साइकिल को छोटा क्यों करना है। तो अब इन 3 स्ट्रेटेजीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, देखो, अकाउंट पेबल को स्ट्रेच करो। अकाउंट पेबल को स्ट्रेच करने का मतलब है पेबल पीरियड को बढ़ाना। पेबल पीरियड क्या होता है कि ऑन एन एवरेज आप अपने अकाउंट्स पेबल जो हैं, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, उनको कितने टाइम में पेमेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेबल पीरियड को बढ़ाना है, यानी कि जितना लेट हो सके उतना लेट पेमेंट करो अकाउंट्स पेबल की। ठीक है, जितना ज़्यादा लेट आप पेमेंट कर सकते हो अपने क्रेडिटर्स को उतना लेट पेमेंट करो। लेकिन कैश डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो वो तो ज़रूर लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर जल्दी पे करने से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो तो आपको लेना चाहिए, बट अदरवाइज जितना लेट हो सकता है उतना लेट पे करो, क्योंकि जितना लेट पे करोगे उतना ही आपका कैश साइकिल छोटा होता जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेटर करो। इसका मतलब क्या है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री जो है उसको कम करो। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कि इन्वेंट्री कितने टाइम तक आपके पास पड़ी रहती है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये रेशियो एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब सीधा सा यही है कि आप जल्दी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को टर्नओवर करवाओ, यानी कि जल्दी से उसको सेल्स में कन्वर्ट कर दो एक तरह से। जैसे देखो, इन्वेंट्री की मैं आपको वैसे बताती हूँ, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का क्या मीनिंग है, 3 चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अगर आप निकालते हो ना तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैं आपको वैसे बताऊँ अगर, तो डेज इन अ ईयर या मंथ्स इन अ ईयर जो भी है, यानी 12 मंथ्स है तो ये 12 मंथ्स ले लो, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ठीक है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम तक आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है ये। ठीक है, अब टर्नओवर रेशियो क्या होता है ये हम रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में डिटेल से करेंगे। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि देखो मंथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो अगर आप टर्नओवर रेशियो को बढ़ाओगे तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे और 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ऑब्वियसली एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम होती जाएगी जितना ज़्यादा हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को आप बढ़ाओ, इससे क्या होगा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम होगी, और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम होगी तो आपका कैश साइकिल भी कम हो जाएगा। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम 3 तरह से देख सकते हैं, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो और फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। कैसे, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एज ए रॉ मटेरियल कितने टाइम तक आपके पास वो चीज़ पड़ी रहती है। देखो, रॉ मटेरियल से नेक्स्ट स्टेज क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वो गुड्स कितने टाइम तक एज ए रॉ मटेरियल ही पड़ी रहती है, ये है रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ओके, यानी कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को इस स्टेज में जाने में। ओके, इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो क्या होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस को कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स में बदलने में। ओके, और फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स को फाइनली सेल होने में। ये समझ गए आप, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब है कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज में एंटर करने में। वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो का मतलब है कितना टाइम लगता है वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में।
और फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो का मतलब है कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट होने में। ओके, तो अब देखो, अगर आपको रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो बढ़ाना है, यानी आप चाहते हो कि रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा टाइम तक एज अ रॉ मटेरियल पड़ा ना रहे, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स यूज़ करते हो। इसको हम जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला टॉपिक करेंगे ना अभी कैश मैनेजमेंट के बाद, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करो, प्रोडक्शन साइकिल को इम्प्रूव करो। प्रोडक्शन साइकिल को इम्प्रूव करने का मतलब है कि आप ऐसी टेक्निक्स यूज़ करो कि आपका प्रोडक्शन साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाए। प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड को बेटर करना पड़ेगा, यानी आप उसी अकॉर्डिंग चीज़ें बनाओ ना। डिमांड की अगर आप सही फोरकास्ट करोगे तो ज़्यादा टाइम तक आपकी फिनिश गुड्स बनी हुई नहीं रहेगी, वो जल्दी से सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके, इन 3 तरीकों को वैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। अभी इसके बाद तो हम कैश मैनेजमेंट के बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, इसमें आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि स्टॉक आउट की सिचुएशन ना हो जाए। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो जाए कि आपके पास स्टॉक है ही नहीं रॉ मटेरियल वगैरह का, यानी आपके पास स्टॉक नहीं है और जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ठीक है, आप अपनी इन्वेंट्री का लेवल कम से कम रखना चाह रहे हो, बट ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्शन ही रुक जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है स्पीडी कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल यानी जो आपके डेटर्स वगैरह हैं, बिल्स रिसीवेबल है, उनसे आप जल्दी से जल्दी पैसा कलेक्ट करो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो, क्रेडिट टर्म्स में चेंज कर सकते हो कि ज़्यादा टाइम के लिए उधार मत दो, लंबे टाइम के लिए उधार मत दो। क्रेडिट स्टैंडर्ड में चेंज कर सकते हो। क्रेडिट स्टैंडर्ड में क्या आता है कि किस बंदे को उधार देना है, कितना देना है, तो हर किसी को उधार मत दो, सिर्फ उन लोगों को उधार दो जो आपको लगता है कि जल्दी पैसा वापस कर देंगे। फिर कलेक्शन पॉलिसीज़ में भी चेंज किए जा सकते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे जब हम रिसीवेबल मैनेजमेंट करेंगे ना। तो क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कलेक्शन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वहाँ पे इसको डिटेल से समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि कैश साइकिल को अगर आपको छोटा करना है तो आपको अकाउंट रिसीवेबल से जल्दी से पैसा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीडी कलेक्शन अगर रिसीवेबल का चाहिए अगर होगा तो इसका मतलब कलेक्शन पीरियड छोटा है, कलेक्शन पीरियड छोटा है मतलब कैश साइकिल छोटा है, कैश साइकिल छोटा है मतलब टर्नओवर रेट ज़्यादा है, टर्नओवर रेट ज़्यादा है मतलब ऑपरेटिंग कैश आपको कम चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप उधार दो ही ना और फ्यूचर सेल इफेक्ट हो जाए इसकी वजह से। कैसे, देखो, अगर आप उधार में सामान देते हो तो आपकी सेल बढ़ती है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि भाई उधार में सामान मिल रहा है तो लोग आपसे ज़्यादा लेंगे, राइट। उधार में क्यों सेल करती है कोई भी बिजनेस है, वो उधार में क्यों सेल करता है, इसी पर्पज़ से करता है ना कि सेल हमारी बढ़े, ठीक है। अगर सिर्फ कैश में बिजनेस करोगे तो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उधार में सेल की जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सबसे पैसा लेने की इतनी जल्दी मचा दो कि लोग आपसे खरीदना ही बंद कर दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेल्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट के अंदर हमने 3 स्ट्रेटजीज देखी। पहला था कि आप अकाउंट्स पेबल को स्ट्रेच करो, यानी जितना लेट दे सकते हो उतना दो। लेकिन लेट देने का एक इफेक्ट क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है कि क्रेडिट रेटिंग पे फ़र्क आ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते हो अपनी पेमेंट करने में, क्योंकि उससे क्या सिग्नल जाएगा कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं है। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया था, दूसरा स्ट्रेटेजी क्या डिस्कस की थी हमने, दूसरी स्ट्रेटेजी थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, यानी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करना। लेकिन उसमें क्या है, स्टॉक आउट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको देखना है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्टॉक खत्म हो जाए। तीसरा हमने किया था कि कलेक्शन पीरियड को तेज़ करो, यानी कलेक्शन पीरियड जो है वो छोटे से छोटा रहे, जल्दी से पैसा कलेक्ट करो। उससे क्या है, नुकसान होने की चांसेस कि सेल्स आपकी जियोपर्डाइज ना हो, यानी कि सेल ऐसा ना हो कि सेल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप इन तीनों स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करोगे तो फिर आपका कैश मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो आज के लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, कैश साइकिल क्या होता है, कैश साइकिल का मतलब है कैश कितने टाइम तक के लिए आपका ट्रैप्ड है। फिर हमने कैश टर्नओवर के बारे में देखा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय कैश साइकिल, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को मदद से हमने देखा कि ऑपरेटिंग कैश की नीड को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, ये हमने देखा। और उसके लिए फिर हमने 3 मेथड देखे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और रिसीवेबल मैनेजमेंट का भी, और उसके बाद पेबल मैनेजमेंट का भी, यानी पेबल को ज़्यादा से ज़्यादा लेट पे करो। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो that's it for today's lecture. I will be meeting to you in the next lecture. Thank you so much. Have a good day.